गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग परावर्तन के 3 पार्ट देख चुके हैं। सबसे पहले आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो का लाइक बटन और शेयर अवश्य करिए। इसे करने से ये फायदा होता है कि जो अगले वीडियो जब भी आते हैं तो आपको प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए लाइक करना न भूलें। आज हम लोग परावर्तन के चौथे पार्ट में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण जो हम रोजाना अपने चेहरे को देखते हैं वही दर्पण होता है। तो इसका स्पष्ट परिभाषा यही नहीं हुआ कि जिसमें हम चेहरा देखते हैं वही दर्पण होता है। दर्पण किसी पारदर्शी पृष्ठ अर्थात कांच ले ले, कांच के दूसरी ओर पॉलिश कर ले, कलई कर ले। ये जो कलई होता है इस प्रकार की कलई करते हैं कि वो जो पृष्ठ है अपारदर्शी का कार्य करने लगे। अर्थात अपारदर्शी बनाने के लिए इसमें लिथार्ज, लेड ऑक्साइड ऐसे लोशन का हम प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि यह पृष्ठ अपारदर्शी का कार्य करने लगता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये जो पृष्ठ है, इधर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जब परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तक का नियम प्यारे बच्चों आपको बता दिया गया है कि इस पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है, जो प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, और बीच से जो खींचा जाता है, लंब डाला जाता है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं मिरर, दर्पण कहते हैं। तो ये दर्पण रचना के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आप इसे कहते हैं पहला समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब आप कहेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं? जब सिंपल सी बात है, इसका परिभाषा इसी में ही है, हमें बस देखने की जरूरत है। जितनी भी घटना है दर्पण घटना है, हम परावर्तन पे आधारित पढ़ रहे हैं, परावर्तन क्रिया पे आधारित पढ़ रहे हैं। तो परावर्तक पृष्ठ जो होगा वह यदि समतल है तो समतल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ गोली है अर्थात वक्रीय है, गोली या वक्रीय है तो वह दर्पण गोली दर्पण कहलाएगा। जैसे ये कोई समतल है कांच, इसके ओर एक ओर पॉलिश कर दिया जाए तो यह पृष्ठ या यह जो युक्ति बन जाती है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, जिसे हम घरों में प्रयोग करते हैं। अब कहें समतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वह पहला नंबर आभासी बनते हैं। अब आप कहें कि आभासी क्या होते हैं? तो आभासी हम थोड़ा जान लें। आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। आभासी उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, अर्थात काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम आभासी किरण कहते हैं। आभासी से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किरणें वास्तव में काटती हैं तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किरणें वास्तव में काटती हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसे हम देख नहीं सकते हैं। जब देख नहीं सकते हैं तो कैसे पहचाने कि वास्तव में काट रही है या नहीं काट रही है? सिंपल सी बात है। ये हमने कहा कि ये जो पृष्ठ बन गया अपारदर्शी है। अपारदर्शी में इस प्रकाश की किरण दूसरी ओर नहीं जा सकती। जब नहीं जा सकती और दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो
निश्चित रूप से वो काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम कहते हैं आभासी। और जिधर किरणें परावर्तित हो रही हैं तो परावर्तित होंगी तो निश्चित रूप से काटेंगी, तो इस पृष्ठ की ओर बनने वाले प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो दोनों की परिभाषा साफ है, क्लियर है, लेकिन आप किताबों में देखेंगे तो यही परिभाषाएं लिखी रहती है और लिखते भी हैं कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटती है अर्थात काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उससे बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती है तो उससे बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको समझने के लिए, और परिभाषा लिख भी सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें जिस मार्ग में नहीं जाती है या जिस ओर नहीं जा पाती है उस ओर यदि प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। अगर जिधर प्रकाश किरणें जाती हैं परावर्तन के बाद तो उसमें अगर प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल डिफिनीशन क्लियर है समझने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर आभासी और वास्तविक में ये फर्क नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव, अरे हम तो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इतना अच्छा सा सुंदर सा चेहरा देखते हैं, ये कह रहे हैं कि आभासी है, काल्पनिक है। हम तो सुबह सुबह अपने दर्पण में ऐसे देखते हैं चेहरा तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कहे काल्पनिक है। काल्पनिक है बेटा, काल्पनिक इसलिए है कि जब भी हम मिरर में देखते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के पीछे ऐसा लगता है कि पीछे कोई है मेरे जैसा खड़ा, तो पीछे खड़ा है, पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि पीछे ये जो पारदर्शी पृष्ठ को अपारदर्शी बना दिया गया था, इस ओर प्रकाश किरणें नहीं जा सकती है और प्रतिबिंब उधर बन रहा है, इस प्रकार वह आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। दूसरी बात कि इसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप अगर 5 फीट के हैं तो 5 फीट के ही दिखाई देंगे। अगर ये चौक 2 इंच का है तो दूसरी ओर 2 इंच का ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं 2 इंच 1 सेंटीमीटर या 1 पॉइंट ऐसा कम अधिक हो जाए, ऐसा नहीं, जितना बड़ा चाप है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार समतल दर्पण से बराबर प्रतिबिंब बनता है। और तीसरी बात बहुत बड़ी बात है, इसमें पार्श्वी दोष होता है। पार्श्वी दोष का अर्थ ये होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो उधर से समझ में आया कि आपको राइट हैंड दिखा रहे हैं, या ऐसे अगर ये मिरर है, आप इस तरफ अगर क लिखा हुआ है तो इस ओर देखेंगे, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अर्थात ये गोला जो लेफ्ट साइड था तो गोला राइट साइड दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार के दोष हो जाते हैं, बट वो प्रतिबिंब बराबर दिखाई देंगे जितने। और एक बात और, ये जितनी दूरी पर होते हैं दर्पण से, जितनी दूरी पर होते हैं उतना ही दूरी पर दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें पार्श्वी दोष होता है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों, मैं एक और बात बता दूं, समतल दर्पण की खास बात ये होती है कि अगर कोई भी समतल दर्पण है और उस समतल दर्पण से अगर हम अपना सोचे कि मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो कम से कम कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? तो हम अगर 5 फीट के हैं, 5 फीट में जितनी भी लंबाई 5 फीट की मान लीजिए, 5 फीट की है, तो कम से कम कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? तो जितनी लंबाई में आप है
उसके आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। अर्थात आप 5 फीट के हैं तो कम से कम आधे लंबाई अर्थात 2.5 फीट के दर्पण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम समतल दर्पण के गुण को जान सकते हैं। इसमें हमको आशा है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। और दूसरा जो दर्पण है मैं बता दूं आपको, गोली दर्पण। गोली दर्पण जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपने कहा गोली दर्पण में होता है इसका परावर्तक पृष्ठ वक्री हो। वक्री का अर्थ हो गया टेढ़ा। टेढ़ा 2 प्रकार के हो सकते हैं। परावर्तक तल या तो धंसा हुआ हो या उभरा हुआ हो। धंसा हुआ होगा तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अगर उभरा हुआ है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अर्थात ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं कि इस प्रकार के कांच के गोली कोस से कटा हुआ दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई कर दिया जाए तो उस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण, अगर धंसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तो उस प्रकार के बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन मेरी परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा, 1 लाइन की परिभाषा है, आप उसे लिख सकते हैं और याद भी हो जाएगा। जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ है, अवतल, अवमंच होता है धंसा हुआ, तल हो गया, तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल, हर जगह हमें परावर्तन क्रिया से संबंधित पढ़ रहे हैं तो परावर्तन की ही बात करेंगे। परावर्तक तल धंसा हुआ है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ है उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब हम इनके अन्य गुणों को प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ रखते हैं, तो कैसे बनते हैं, उसे हम लोग पार्ट 4 में 5वें में देखेंगे। धन्यवाद।